आज के फाउंडेशनल साइकोलॉजी, जिसका विषय कोड BPCC 134 है, उसके चौथे सत्र में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रश्मि सक्सेना। आज जो है चौथे सत्र में जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे वो है अभिप्रेरण एवं संवेग, और व्यक्तित्व क्या होता है, और व्यक्तित्व को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने किस तरीके से परिभाषित किया है। तो सबसे पहले हम, क्योंकि पिछले सत्र में हमने जो है अभिप्रेरण की बात करी थी, और उसमें हमने देखा कि कौन कौन सी सिद्धांत हैं जिन्होंने अभिप्रेरणा को जो है अपने शब्दों में परिभाषित किया है। जिसमें हमने सबसे पहले मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी देखी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि व्यक्ति के जीवन में, जो भी व्यक्ति है उसके जीवन में वो विभिन्न अपनी जो है आवश्यकताओं को पूर्ति करना चाहता है, और ये जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं वो एक हायरार्की में, एक पदानुक्रमित मॉडल, पदानुक्रमित स्तर को पूरा करती है। तो हायरार्की में हमने सबसे पहले देखा कि फिजियोलॉजिकल नीड थी, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा हमने देखा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी थी, जिसमें कि हम लोगों ने जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और शेल्टर को मैस्लो ने रखा है। उसके बाद जैसे ही ये नीड हमारी पूरी हो जाती है, हमारी ये आवश्यकता पूरी हो जाती है, हम तीसरी स्तर की आवश्यकता पर पहुंच जाते हैं, जिसको कि हमने देखा, जिसमें कि लव एंड बिलोंगिंगनेस यानी सोशल नीड यानी सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति होती है, जिसमें कि मैरिज है, फैमिली है, फ्रेंड्स के कॉन्सेप्ट को मैस्लो ने रखा। उसके बाद ये तीनों नीड जो है प्राथमिक नीड्स या प्राथमिक आवश्यकता थी मैस्लो के अनुसार। उसके बाद जैसे ही हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, उसके बाद हम पदानुक्रमित मॉडल में जो है एक दूसरे चौथे स्तर पर पहुंचते हैं, जिसको कि एस्टीम नीड कहा गया, जिसमें व्यक्ति जो है वो रिस्पेक्ट पाना चाहता है, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस पाना चाहता है। और उसके बाद जैसे ही ये वाली आवश्यकता पूरी हो जाती है, तो हमने देखा कि मैस्लो ने एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर व्यक्ति पहुंच जाता है, जहां पर वो अपनी पोटेंशियलिटी और कैपेबिलिटीज का मैक्सिमम यूज करता है। उसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्म सिद्धि आवश्यकता कहा जाता है। तो इस तरीके से मैस्लो ने कहा कि जो व्यक्ति है अपने जीवन में इन्हीं आवश्यकताओं को पूर्ति करना चाहता है, और जब तक वो निचले स्तर की आवश्यकता एक मिनिमम न्यूनतम स्तर पर पूरी नहीं हो जाती है, तब तक वो ऊपर की आवश्यकताओं पर नहीं पहुंच सकता। मैस्लो के बाद उसके बाद जो दूसरे मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने नीड के ऊपर यानी आवश्यकता पर जो है सबसे ज्यादा बल दिया, उसमें से एल्डर्फर थे, जिनकी थ्योरी का नाम था ERG थ्योरी। एल्डर्फर और मैस्लो में यही अंतर था कि जहां मैस्लो ने अपने सिद्धांत में 5 आवश्यकताओं को दिया है, वहीं एल्डर्फर ने इन्हीं आवश्यकताओं को 3 में जो है वो विभाजित कर दिया है, जिसमें से E का मतलब है एग्जिस्टेंशियल, और एग्जिस्टेंशियल का वही मतलब है जो कि मैस्लो के सिद्धांत में शारीरिक या दैहिक और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो आवश्यकता है उसी से संबंधित है। यानी एग्जिस्टेंशियल का मतलब यही हुआ कि जो वो आवश्यकता जो हमारे सर्वाइव करने के लिए जरूरी है, जिसके बगैर हम रह नहीं सकते, जैसे कि पानी है, खाना है, और जो है शेल्टर है, यानी और हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी है, इनको एल्डर्फर ने एग्जिस्टेंशियल नीड पर रखा। उसके बाद जो दूसरी नीड थी वो थी रिलेटेडनेस, और रिलेटेडनेस का यहाँ पर वही तात्पर्य है जो कि मैस्लो के सिद्धांत में सोशल नीड से संबंधित था। यानी हर व्यक्ति जो है समाज में अपना एक्सेप्टेंस चाहता है, वो चाहता है कि लोग उसको एक्सेप्ट करें, इसलिए वो रिश्तों को बनाना शुरू करता है। इसमें फैमिली, मैरिज, फ्रेंडशिप, ये सारी चीजों को एल्डर्फर ने रखा। जी यानी ग्रोथ का वही मतलब था जो कि मैस्लो के सिद्धांत में एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब था। तो यहाँ हमने ये देखा कि मैस्लो और एल्डर्फर एक दूसरे से संबंधित थे। जहाँ पर मैस्लो ने 5 आवश्यकताओं पर फोकस किया, वही एल्डर्फर ने इनको 3 में समेट के रख दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरीज थे, जो कि हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी के नाम से ज्यादा लोकप्रिय है। तो हर्ट्जबर्ग की जो थ्योरी है वो जॉब सेटिस्फैक्शन की ज्यादा थ्योरी है कि जॉब में लोग किस तरीके से सेटिस्फाइड होते हैं। और उन्होंने ये कहा कि जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए हमें 2 कंपोनेंट्स का होना बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी जॉब में सेटिस्फाइड रहें, हमें अपनी जॉब में संतुष्टि मिले, तो उसके लिए हमें 2 आवश्यकताओं पर या 2 कंपोनेंट्स पर फोकस करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जिसमें से एक को उन्होंने कहा हाइजीन फैक्टर या हाइजीन कारक, और दूसरा उन्होंने कहा मोटिवेटर यानी अभिप्रेरणा कारक।
तो हाइजीन वही कारक हुआ करते थे जो कि जॉब से संबंधित हुआ करते थे, जैसे कि सैलरी है, प्रमोशन है और आप हमारा इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, ये सारे जो थे वो हाइजीन फैक्टर थे। और हर्जबर्ग ने अपनी थ्योरी में ऐसे 11 हाइजीन फैक्टर्स को जो है वो निकाला जो कि हमारे जॉब के लिए बहुत जरूरी है। उसी प्रकार दूसरा जो फैक्टर था वो मोटिवेटर यानी अभिप्रेरणा कारक था। इसमें उन फैक्टर्स को रखा गया जो कि हमारे आंतरिक अभिप्रेरणा से संबंधित होते हैं, जैसे कि हमें किसी जॉब में रिकॉग्निशन मिलना, हमें किसी जॉब में हमें उत्तरदायित्व देना, हमें हमारा प्रेस करना या हमें प्राउड फील कराना, ये सारे ऐसे कारक थे जो कि मोटिवेटर कारक के नाम से प्रचलित हुए। और ये ऐसे कुल 6 कारक थे जो कि हर्जबर्ग ने अपनी थ्योरी में हमें दिखाया। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो थ्योरिस्ट आए जिन्होंने अपनी थ्योरी को दिया, उनका नाम था मैक्लीक्लैंड एक्वायर्ड नीड थ्योरी। मैक्लीक्लैंड ने ये बोला कि जैसे जैसे व्यक्ति जो है वो सोसाइटी में इंटरैक्ट करता है, समाज के साथ अंतःक्रिया करता है, वैसे वो कुछ और नीड्स को यानी कुछ और आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है, जिसमें से पहली आवश्यकता है नीड फॉर अचीवमेंट, दूसरी आवश्यकता थी नीड फॉर एफिलिएशन और तीसरी आवश्यकता थी नीड फॉर पावर। अचीवमेंट से तात्पर्य ये होता है कि जब व्यक्ति किसी भी कार्य में अपनी एक्सीलेंस को दिखाता है, अपनी मास्टरी को अचीव करता है, तो उसको मैक्लीक्लैंड ने नीड फॉर अचीवमेंट कहा। और उसके बाद नीड फॉर एफिलिएशन का मतलब है कि जब हम समाज में रह करके लोगों से रिश्ते बनाते हैं, समाज जब हमें जो है एक हमें एक्सेप्ट करता है, तो उसको हमने नीड फॉर एफिलिएशन कहा। जब हम किसी के साथ अपनी बॉन्डिंग बनाते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, एफिलिएट होते हैं, तो उसको उन्होंने नीड फॉर एफिलिएशन कहा। और नीड फॉर पावर, जहाँ पर हमें एक दूसरे पर प्रभुत्व जमाने की व्यक्ति की एक खास कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जहाँ पर वो दूसरे व्यक्ति पर अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता है। तो इस तरीके से मैक्लीक्लैंड की थ्योरी जो है वो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और जैसे जैसे हम जो है परिपक्वता ग्रहण करते हैं और समाज में आकर के अंतःक्रिया करते हैं, तो हम कुछ और आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं। तो ये था अभिप्रेरणा की अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा के क्या क्या सिद्धांत हैं और कौन कौन से अभिप्रेरक जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट या बहुत ही महत्वपूर्ण जो भूमिका अदा करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हुए कि फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट जो है, कुंठा और कॉन्फ्लिक्ट जो है, द्वंद्व को समझाने की कोशिश की मनोवैज्ञानिकों ने। तो कुंठा हम ये कह सकते हैं कि जब हम कोई अपने लक्ष्य को जो है वो पाना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए जब हमें कई सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में जो मनोदशा व्यक्ति में आती है उसको कुंठा कहा जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि कुंठा के कई सारे सोर्स हैं, कई सारे स्रोत हैं जहाँ से हमें कुंठा मिलती है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि पर्यावरणीय कारक हैं जो कि कुंठा के लिए उत्तरदायित्व है, जिसमें कि अगर मान लीजिए हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं और किसी व्यक्ति या किसी और फिजिकल ऑब्जेक्ट की वजह से हमें रुकावट मिल रही है, तो उसको हमने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बोला। दूसरा जो स्रोत है कुंठा का वो है हमारे पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल कारक क्या हो सकते हैं कि हमारे अंदर मान लीजिए उस एबिलिटी नहीं है अपने गोल को पूरा करने की, हमारे अंदर जो है वो बुद्धि का स्तर कम है, तो ऐसे कारकों को उन्होंने पर्सनल फैक्टर्स बोला। और तो ये दो ऐसे कारक हैं जो एक कुंठा के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसी तरीके से द्वंद्व को भी मनोवैज्ञानिकों ने समझाने की कोशिश की, क्योंकि अगर कुंठा है तो द्वंद्व भी उसके साथ हमें देखने को मिलता है। तो उन्होंने द्वंद्व में कहा कि जब हम मान लीजिए दो ऐसे अभिप्रेरण को जो है पाना चाहते हैं, लेकिन उनमें से हमें किसी जो एक को चुनना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे अंदर जो मनोदशा होती है उसको द्वंद्व कहा गया। और मनोवैज्ञानिकों ने 4 तरह के द्वंद्व को समझाने की कोशिश की है, जिसमें पहला है अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट में दो जो वस्तु होती है वो दोनों ही आकर्षक होती है व्यक्ति के लिए, लेकिन जब उसमें से उसको केवल एक को चुनना होता है तो उसको जो है अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में जो है वो दोनों ही वस्तुएं जो होती हैं वो व्यक्ति के लिए किसी भी तरीके से उसको आकर्षण नहीं दे रही होती है, और जब ऐसी स्थिति में उसको एक को चुनना होता है तो उसको हम अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, कि जिससे कि वो उनसे दूर जाना चाहता है लेकिन फिर भी उनको चुनना पड़ता है उसमें से एक को, तो उसको हम अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। डबल अप्रोच अवॉइडेंस का तात्पर्य ये हुआ कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास दो वस्तुएं हैं और दोनों ही वस्तुओं का एक धनात्मक एस्पेक्ट है और एक ऋणात्मक पक्ष है। अब उसमें से उसको एक को चुनना है,
जिसमें से दोनों, उसमें से एक में एक धनात्मक है और ऋणात्मक है, लेकिन फिर भी उसमें से उसको एक को चुनना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हम उसको डबल अप्रोच अवॉइडेंस द्वंद्व जो है वो कहते हैं। तो इस तरीके से मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि हम दिन प्रतिदिन हमें कई सारे द्वंद्व का सामना करना पड़ता है। उनमें से 3 द्वंद्व जो है वो ज्यादातर हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला है अप्रोच अप्रोच द्वंद्व, जिसमें कि दोनों ही वस्तुएं आकर्षक हैं और उसमें से हमें एक को चुनना पड़ रहा है। अवॉइडेंस अवॉइडेंस, जिसमें आकर्षकता नहीं है दोनों वस्तुओं में, फिर भी हमें उनमें से एक को चुनना पड़ रहा है। और तीसरा है हमारा डबल अप्रोच अवॉइडेंस, जहां पर 2 वस्तुएं हैं और दोनों का ही एक धनात्मक पक्ष है और एक ऋणात्मक पक्ष है, और जब उसमें से हमें एक को चुनना पड़ रहा है तो उसको उन्होंने डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहा। अब इसी सत्र में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि संवेग क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि संवेग जो है हमारे दिन प्रतिदिन का हिस्सा है, और ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ पर हमें संवेग जो है हमें जो है हम नहीं देखते हैं। मनुष्य जहाँ भी हो, किसी भी स्थिति में हो, उसे कोई ना कोई संवेग का अनुभव जो है वो जरूर हो रहा होता है। तो अब ये जानने की कोशिश की जाती है कि संवेग क्या होता है। तो संवेग को मनोवैज्ञानिकों ने इस तरीके से परिभाषित किया है कि संवेग एक तरीके का भाव है, एक फीलिंग है, एक अफेक्ट है, जिसमें कि हम जो है दैहिक रूप से उत्तेजित होते हैं, हमारे अंदर जो है वो चेतन अनुभव हमें दिखाई देते हैं, और हम कई सारे व्यवहारात्मक एक्सप्रेशन जो है वो शो करते हैं। कई सारे इमोशंस जो है संवेग हमारे व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ 6 ऐसे संवेग हैं जो कि व्यक्ति अपने जीवन काल में देखता है, जिसमें से पहला है हैप्पीनेस यानी खुश रहना, फियर डरना, एंगर है क्रोध है, सैडनेस है दुखी होना, सरप्राइज है कि, और डिस्गस्ट है। कुछ इस तरीके के संवेग हैं जहाँ पर व्यक्ति जो है उसको इस तरीके के संवेगों का अनुभव अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में उसको देखने को मिलता है। अब संवेग के क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं ये देखने की जरूरी है। तो जब भी संवेग होता है वो प्राणी को कोई ना कोई क्रिया करने के लिए हमेशा उसको प्रिपेयर करता है, उसको ये बताता है कि अगर आपके अंदर कोई संवेग हुआ है तो व्यक्ति कोई ना कोई क्रिया अवश्य करेगा। जो संवेग है वो व्यक्ति का जो भविष्य है उसको भी शेप करने में यानी उसको भी बनाने में मदद करते हैं। जो संवेग है वो हमारे दूसरों के साथ हम किस तरीके से अंतःक्रिया करेंगे इसमें भी हमारी मदद करते
है शारीरिक परिवर्तन हमें जो है वो देखने को मिलता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति यहाँ पर एक तरीके से कॉग्निटिव संज्ञानात्मक अप्रेजल करता है किसी भी उद्दीपक को देख करके। सबसे पहले वो उसको मीनिंग देता है, उस अराउजल के बाद उसको एक मीनिंग देता है, और मीनिंग देने के बाद जो है हमारे अंदर हमें पता चलता है कि हम किस तरीके का हमें संवेग हुआ है। तो इस तरीके से संवेग के सिद्धांतों में देखा जाए तो 3 बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत थे जिन्होंने संवेग को अपने अपने सिद्धांतों में परिभाषित करने की कोशिश की, जिसमें से जेम्स लैंग थ्योरी, कैनन बार्ड थ्योरी और स्कैटर सिंगल थ्योरी का नाम जो है वो सबसे प्रमुख है। उसके बाद जो है आगे बढ़ते हुए एक फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस थी, जिसमें ये बताया गया कि जब भी कोई हमारा संवेग होता है तो हमारे फेस की जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो हमारे चेहरे के भाव होते हैं, उनमें कुछ परिवर्तन होता है, और इन्हीं चेहरे के भाव से हमें पता चलता है कि हमें किस तरीके के संवेग की अनुभूति हुई है, और इसलिए इसको फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस, यानी जो हमारा चेहरा है वो हमें एक तरीके से फीडबैक दे देता है कि हमें किस तरीके का संवेग का अनुभव हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे सिद्धांत थे जिन्होंने संवेग को परिभाषित करने की कोशिश की है। तो ये था कि इस सत्र में, जो तीसरे सत्र में हमने ये देखा कि किस तरीके से अभिप्रेरणा को समझाया गया है। अभिप्रेरणा कौन कौन से अभिप्रेरण है जो व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, अभिप्रेरणा के कौन कौन से सिद्धांत हैं जिन्होंने अभिप्रेरणा को बताने की कोशिश की, और उसके बाद कुंठा और द्वंद्व क्या होता है, और किस तरीके से संवेग को मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित किया है। तो जो तीसरे सत्र का जो था हमारा जो उद्देश्य था वो यहाँ पूर्ण होता है। अब आगे बढ़ते हुए चौथे सत्र में कि व्यक्तित्व क्या है और व्यक्तित्व के कौन कौन से सिद्धांत हैं जिन्होंने व्यक्तित्व को अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है, और व्यक्तित्व को हम किस तरीके से मापते हैं, किसी भी पर्सनालिटी को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि व्यक्तित्व क्या है। तो व्यक्तित्व जो है उसको मनोवैज्ञानिकों ने कई तरीके से परिभाषित किया है, और अब तक जो व्यक्तित्व है उसकी 49 परिभाषा जो है अब तक दे दी गई है। लेकिन पहले ये कहा जाता था, व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए कहा जाता था कि जो व्यक्ति बाहरी रूप से बहुत आकर्षक दिखाई दे रहा है, यानी जिसका एक्सटर्नल अपीयरेंस बहुत अच्छा है, उसका व्यक्तित्व जो है वो अच्छा माना जाता था, और जो एक्सटर्नल अपीयरेंस यानी बाहरी आवरण से बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता था, तो उसका व्यक्तित्व जो है वो अच्छा नहीं माना जाता था। तो इस तरह की जब परिभाषा को देखा गया तो ये परिभाषा किसी भी तरीके से वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल भी सत्य नहीं थी, इसलिए इस परिभाषा में जो है वो नहीं माना गया, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए व्यक्तित्व को जो है वो परिभाषित किया गया। व्यक्तित्व जो है एक लैटिन वर्ड पर्सोना से निकला है, जिसका मतलब होता है मास्क, यानी जब कोई जो ग्रेसियो रोमन थिएटर हुआ करता था एक, जब वहाँ पर जब एक्टर जो है वो रोल कोई प्ले करते थे, तो वो जो भी कैरेक्टर होता था उसका एक मास्क जो है वो अपने पहनते थे, तो वहीं से इस वर्ड को लिया गया है कि पर्सनालिटी जो होता है उसका मतलब है, वो निकला है वर्ड लैटिन वर्ड से पर्सोना, जिसका मतलब होता है मास्क। तो कहने का ये तात्पर्य हुआ कि जैसे जैसे हमारा कैरेक्टर चेंज होता जाएगा तो हमारा जो मास्क है यानी जो आवरण है वो भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि क्या जो व्यक्तित्व है क्या वो एक एवर चेंजिंग प्रोसेस है, क्या वो किसी भी तरीके से स्थिर नहीं होता है, क्या वो बदलता रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्तित्व है वो हमारा एक गत्यात्मक है, यानी उसमें हमें कांस्टेंट नहीं दिखाई देता है, कुछ हद तक उसमें जो है वो कांस्टेंसी है, लेकिन एक तरीके से वो गत्यात्मक संगठन है जो कि हमें दिखाई देने को मिलता है। और इस तरीके से कभी कभी क्या हो सकता है कि हम अपने किसी के व्यक्तित्व को जो है, किसी के व्यक्ति के जो व्यक्तित्व को हम उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि वो विभिन्न परिस्थितियों में किस तरीके से व्यवहार करेगा, और कभी कभी जो है हम बिल्कुल भी जो है उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो आगे चल के किस तरीके का व्यवहार करेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो हमारा व्यक्तित्व है वो एक तरीके से चेंज होता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी परिस्थितियां बदलती जाती हैं वैसे वैसे व्यक्तित्व भी जो है हमारा क्या होता है, बदलता रहता है। और इसी क्रम में जो है एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था ऑलपोर्ट, उन्होंने व्यक्तित्व को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया। उन्होंने ये बताया कि जो व्यक्तित्व होता है वो हमारा एक मनोशारीरिक तंत्र है, जिसमें जो कि एक गत्यात्मक संगठन है, और जो हमें ये बताता है कि हम किस तरीके से अपने वातावरण के साथ समायोजन करेंगे। यानी ऑलपोर्ट ने ये बोला, उनकी परिभाषा को अगर हम ध्यान से देखें तो उन्होंने कहा कि मनोवैज्ञानिक
जो हमारा जो व्यक्तित्व है वो एक मनोशारीरिक तंत्र है, जो कि एक गत्यात्मक संगठन भी है, जिसमें कुछ हद तक हमें संगति दिखाई देती है, संगतता दिखाई देती है, यानी कंसिस्टेंसी दिखाई देती है, और जो हमें ये बताता है कि हम अपने वातावरण के साथ किस तरीके से समायोजन करेंगे। तो अगर इस परिभाषा को हम ध्यान से देखें तो हमें व्यक्तित्व के 4 तत्व जो है हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहला तत्व है कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो एक मनोशारीरिक तंत्र है, यानी यहाँ पर हमें दोनों तंत्र दिखाई देते हैं, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक, जो आपस में हमेशा जो है वो अंतःक्रिया करते रहते हैं। और इसी अंतःक्रिया से हमें ये पता चलता है कि व्यक्ति की क्या आदतें हैं, व्यक्ति के क्या शील गुण है, और इसी तंत्र से हमें व्यक्ति के एक पर्सनैलिटी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में हमें पता चलता है। इसी परिभाषा के अगर दूसरे पक्ष को हम देखें तो ऑलपोर्ट ने कहा कि जो व्यक्तित्व है एक गत्यात्मक संगठन है। गत्यात्मक संगठन का मतलब ये हुआ कि जैसे अभी आपको बताया गया कि जो व्यक्तित्व है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, कुछ हद तक उसमें परिवर्तन होते, हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे जैसे हमारा जो सिचुएशन बदलती है, जैसे जैसे हमारी परिस्थितियां बदलती हैं, वैसे वैसे हमारे व्यक्तित्व में भी क्या होता है, परिवर्तन होता जाता है। तीसरे पक्ष को देखें तो व्यक्तित्व कहलाने के लिए हमें जरूरी है कि कुछ हद तक हमारे व्यवहार में संगतता यानी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर कंसिस्टेंसी हमारे व्यक्तित्व में नहीं देखने को मिलेगी तो हम ये नहीं बोल सकते कि सामने वाले व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो इस तरीके का है, या क्योंकि उसके अंदर कंसिस्टेंसी या संगतता जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो कुछ हद तक व्यवहार में कंसिस्टेंसी का यानी संगतता का होना बहुत जरूरी है। और चौथा महत्वपूर्ण पक्ष जो इस परिभाषा में देखने को मिला कि व्यक्ति का व्यक्तित्व वो होता है जो कि उसको ये बताता है कि वो वातावरण के साथ किस तरीके से समायोजन करेगा। तो ये कुछ 4 पक्ष थे जो कि ऑलपोर्ट की परिभाषा में हमें देखने को मिले, जो कि व्यक्तित्व की परख को पूर्ण रूप से परिभाषित करते हैं कि व्यक्तित्व हमारा एक मनोशारीरिक तंत्र है, व्यक्तित्व हमारा एक गत्यात्मक संगठन है, व्यक्तित्व में कुछ हद तक हमें संगतता यानी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और व्यक्तित्व वो है जो हमें ये बताता है कि हम अपने वातावरण के साथ किस तरीके से समायोजित करेंगे। तो इस तरीके से जो व्यक्तित्व होता है अगर हम इसको देखें तो हमेशा हमें ये बताता है कि जो हमारा जो भी व्यक्ति है वो एक तरीके से यूनिक है, यानी उसकी अपनी एक विशेषता है और वो दूसरे लोगों के साथ क्या करता है, अंतर रखता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो डिफरेंट तरीके का होता है, जो उसको ये बताता है कि वो किस तरीके से दूसरे व्यक्ति से अपने आप को अंतर रख सकता है। इसी तरीके से अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने भी व्यक्तित्व को परिभाषित करने की कोशिश की और उन्होंने ये बताया कि जो व्यक्तित्व होता है उससे तात्पर्य ये है कि ये हमें व्यक्तिगत भिन्नता दिखाता है कि कोई व्यक्ति किस तरीके से अपनी थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर में डिफरेंस यानी अंतर रखता है। यानी ये किसी भी व्यक्ति का कि उसकी कैसी सोच है, उसके कैसे भाव है और वो किस तरीके से व्यवहार करेगा, उसका एक विशेषता होती है जो कि उसको दूसरे व्यक्ति के साथ से अंतर करती है। तो इस तरीके से अगर हम अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की परिभाषा को देखें तो हम ये पाते हैं कि हमने व्यक्तित्व के जो है वो 2 बहुत ही व्यापक जो है वो क्षेत्र है, जिसमें से एक क्षेत्र ये बताता है कि हर एक व्यक्ति में हमें व्यक्तिगत भिन्नता जो है वो दिखाई देती है कि उसका जो है वो जो विशेषता है, उसकी जो व्यक्ति की विशेषता है वो जो है वो अलग अलग होती है। जैसे कि कोई सोशल है बहुत, कोई इरिटेबल है। तो इस तरीके से एक क्षेत्र हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बताता है और दूसरा जो क्षेत्र है वो ये बताता है कि किस तरीके से हमारे व्यक्तित्व के कई सारे अंश जो है वो एक साथ मिलकर के एक पूर्ण व्यक्तित्व का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इस तरीके से अगर हम अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन को हमने देखा तो हमने ये पाया कि उन्होंने जो है व्यक्तित्व के 2 व्यापक क्षेत्रों को बताया है, जिसमें से एक क्षेत्र है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस कि हर व्यक्ति अपने अपने एक अलग अलग विशेषता को रखा हुआ है जिससे कि वो दूसरे व्यक्ति से हम उसको अंतर कर सकते हैं। और दूसरा हमने ये बताया कि कई सारे व्यक्तित्व के अंश जो मिलकर के एक पूर्ण व्यक्तित्व का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तभी हमें पता चल पाता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है उसका व्यक्तित्व क्या होगा। इस तरीके से अगर हमने देखा कि व्यक्तित्व में जो व्यक्ति के जो व्यक्तित्व में जो कैरेक्टरिस्टिक जिसको कि हम ट्रेड्स या शील गुण बोलते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं व्यक्ति को समझाने में। तो सबसे अभी जानने की जरूरत है कि ट्रेड्स यानी जो शील गुण होते हैं वो क्या होते हैं।
तो शील गुण जो है वो व्यक्ति की एक विशिष्ट जो है विशेषता होती है, उसकी एक स्पेशल क्वालिटी होती है, और जो ये विशेषता ये बताती है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ किस तरीके से बोलेगा, किस तरीके से उसके साथ अंतःक्रिया करेगा और किस तरीके से व्यवहार करेगा। तो ये जो शील गुण होते हैं ये व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यही ये बताते हैं कि वो किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करेगा। व्यक्तित्व में जो ये शील गुण होते हैं ये जो है हमारे ऑब्जर्वेशन यानी जब हम इनको जो है देखते हैं उस पर आधारित होते हैं कि व्यक्ति जो है वो विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में किस तरीके से व्यवहार करेगा, इसके लिए भी शील गुण जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इस तरीके से जो शील गुण है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं व्यक्ति की परिस्थिति में, और ये शील गुण जो है ये मदद करते हैं कि किस तरीके से व्यक्ति जो है वो सामने वाली परिस्थिति में रिएक्शन करेगा या रिएक्ट करेगा। और व्यक्तित्व में शील गुण की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि शील गुण के अंदर कुछ ना कुछ कंसिस्टेंसी या संगतता हमें देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर ये संगतता नहीं होगी, कंसिस्टेंसी नहीं होगी, तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो किस व्यक्तित्व का है। तो इस तरीके से व्यक्तित्व जो में जो शील गुण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और शील गुण हमें एक्यूरेटली ये बता पाते हैं कि व्यक्ति जो है उसके क्या थॉट्स हैं, उसके क्या फीलिंग्स हैं, उसके क्या बिहेवियर्स हैं, और वो किस तरीके से लोगों के साथ अंतःक्रिया करेगा। ट्रेट्स यानी शील गुण जो होते हैं उसको जो है हम कई तरीकों से उसको हम विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति इंट्रोवर्ट है, बहुत ही अंतर्मुखी है, वो नहीं बोल पाता है। कोई एक्सट्रोवर्ट है, बहुत ही बाह्यमुखी है, बहुत ही अच्छे से लोगों के साथ जो है वो मिलजुल लेता है। तो कोई व्यक्ति जो है वो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। तो इस तरीके से जो ट्रेड्स होते हैं यानी जो शील गुण होते हैं उनको हम विभिन्न तरीके से क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो व्यक्तित्व है उसको मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न तरीके से परिभाषित किया है। पहले मनोवैज्ञानिकों ने ये कहा कि जब किसी का कोई एक्सटर्नल अपीयरेंस अच्छा होता है तो उसका व्यक्तित्व भी अच्छा होगा, लेकिन ये परिभाषा किसी भी तरीके से वैज्ञानिक नहीं थी, इसलिए इस परिभाषा को नहीं माना गया। उसके बाद करीब 49 डेफिनेशंस परिभाषा जो है व्यक्तित्व के संदर्भ में दी गई। उसमें से जो ऑलपोर्ट की जो परिभाषा थी वो सबसे उत्तम परिभाषा मानी गई है आज तक। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जो व्यक्तित्व है एक लैटिन वर्ड पर्सोना यानी मास्क है, जिसका मतलब उससे निकला है। जिस तरीके से एक्टर और एक्टर विभिन्न विभिन्न भूमिकाओं को निभाने के लिए एक मास्क यानी आवरण ओढ़ते हैं, उसी तरीके से हमारी व्यक्तित्व है कि जैसे जैसे हमारी सिचुएशंस या परिस्थितियां बदलती जाती हैं उसी तरीके से हमारा व्यक्तित्व भी जो है वो बदलता चला जाता है। उसके बाद व्यक्तित्व में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है शील गुण यानी ट्रेड्स का होना। शील गुण वही है एक तरीके से व्यक्ति की विशेषता होती है जो व्यक्ति को ये बताती है कि वो विभिन्न परिस्थितियों में किस तरीके से अनुक्रिया करेगा, किस तरीके से बोलेगा, किस तरीके से चलेगा और किस तरीके से लोगों के साथ अंतःक्रिया करेगा। और शील गुण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि उसके अंदर जो है वो संगतता यानी कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो हम नहीं बता पाएंगे कि सामने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व किस तरीके का है। अब इसी सत्र में आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी जो ऐसे सिद्धांत हैं जिन्होंने पर्सनैलिटी को अपने शब्दों में परिभाषित किया है। तो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत व्यक्तित्व के संबंध में जो है वो है सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिटिक थ्योरी, जो कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो कि सिगमंड फ्राइड ने दिया था। और सिगमंड फ्राइड जो है वो प्रोफेशन से यानी उनका जो काम था वो एक तरीके से फिजिशियन थे। उन्होंने जो है इस थ्योरी के महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूटर जो है वो सिगमंड फ्राइड माने जाते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के। और उन्होंने जो भी अपनी जो सिद्धांत जो बनाया है मनोविश्लेषणात्मक का, उन्होंने अपने ही पेशेंट्स को एनालिसिस करके जब वो अपने रोगियों को देखा करते थे अपने क्लिनिक में, तो उन्हीं की ही क्लिनिकल प्रैक्टिस जो उनके पर वो करते थे उसी से लेकर उन्होंने अपने इस सिद्धांत का निर्माण किया है। इस सिद्धांत को का अगर हम केंद्रीय पक्ष देखें कि सबसे मेन पॉइंट इस सिद्धांत का क्या है, तो सिगमंड फ्राइड ने ये बोला कि जो हमारा अनकॉन्शियस यानी जो अचेतन मन होता है वो हमारे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बहुत जरूरी होता है। यानी उन्होंने अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस जो होते हैं यानी अचेतन मानसिक प्रक्रियाएं जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। उन्होंने ये बताया, उसके बाद उन्होंने बताया कि जो भी हमारे पूर्व अनुभूतियां हैं, जो भी हमारे चाइल्डहुड यानी बाल्य अवस्था की जो अनुभूतियां हैं वो भी व्यक्ति के जीवन काल में बहुत महत्वपूर्ण
भूमिका अदा करती है और वही बताती है कि आगे चल के व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो किस तरीके से होगा। और तीसरा जो इस सिद्धांत का जो मेन पक्ष था, यानी जो मेन केंद्रीय पक्ष था, उसमें उन्होंने ये बताया कि जो हमारे जैविक कारक होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को आगे समझाने के लिए। तो अगर हम इस पूरे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को देखें कि अगर हमसे कि इसका केंद्रीय पक्ष क्या था, तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो अचेतन मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है व्यक्ति के जीवन काल में। दूसरा, जो बाल्य अवस्था की अनुभूतियां होती हैं, यानी जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में अदा करते हैं। और तीसरा, जो जैविक कारक है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी के व्यक्तित्व को समझाने के लिए। तो सिगमंड फ्राइड जो है उन्होंने अपनी थ्योरी में जो है सबसे ज्यादा अचेतन यानी मन, यानी जो माइंड है उस पर महत्वपूर्ण भूमिका दी है। और उन्होंने माइंड को एक तरीके से साइकी बोला उन्होंने, और उन्होंने कहा कि साइकी को समझने के लिए कि किस तरीके से हम माइंड को यानी मन को समझ सकते हैं, इसके लिए फ्राइड ने जो अपने सिद्धांत को 3 भाग में विभाजित किया है। सबसे पहला जो भाग था उसमें उन्होंने ये बताया कि हमारा माइंड जो है वो किस तरीके से संगठित होता है। तो उसको उन्होंने कहा इट इज अ टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ द साइकी, यानी माइंड का एक टोपोग्राफिकल मॉडल कि किस तरीके से वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, किन स्तरों पे ऑर्गेनाइज्ड होता है। दूसरा, कि पर्सनालिटी का क्या संरचना है, यानी हमारा व्यक्तित्व है जो वो किन चीजों से बना हुआ है, और ऐसे व्यक्तित्व के विकास में कौन कौन सी ऐसी जो है सामाजिक स्टेजेस हैं जो कि व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है। तो सबसे पहला हम आते हैं कि टोपोग्राफिक मॉडल ऑफ द साइकी, यानी मन का जो है वो कौन सा ऐसा उन्होंने जो है टोपोग्राफी मॉडल बताया कि हमारा जो मन है वो किस तरीके से संगठित होता है। तो फ्राइड ने, जो सिगमंड फ्राइड थे, उन्होंने मन को जो है वो 3 लेवल्स यानी 3 स्तर में क्या किया है, विभाजित किया है, जिसमें से पहला स्तर है हमारा कॉन्शियस मन यानी चेतन मन। दूसरा है हमारा प्री कॉन्शियस यानी अर्ध चेतन मन, जिसको कि हम प्री कॉन्शियस और सबकॉन्शियस भी बोलते हैं। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण था सिगमंड फ्राइड के अनुसार, वो था हमारा अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड। तो यानी अगर माइंड को उन्होंने, जिसको कि मन या साइकी उन्होंने बोला, उसको उन्होंने 3 स्तरों पर विभाजित किया है। पहला है चेतन मन, दूसरा है अर्ध चेतन मन, और तीसरा है हमारा अचेतन मन। अब हम ये देखते हैं कि चेतन मन क्या होता है, व्हाट इज द कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड क्या है। तो कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन को फ्राइड ने कहा कि इस मन में ऐसी हमारी बिल्कुल जो करंट इंफॉर्मेशन होती है, यानी जो बिल्कुल जिस चीज से हम अवेयर होते हैं, हमें पता होता है कि क्या चल रहा है हमारे इर्द गिर्द, तो उसको हम जो है वो चेतन मन कहते हैं। इसमें जो है ऐसी थॉट्स हैं, ऐसी फीलिंग्स हैं, ऐसी हमारी क्रियाएं हैं जिसके बारे में हमें पूर्ण रूप से अवगत होते हैं कि हमारे हर एक मोमेंट में, हर एक समय में हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो ऐसे मन को उन्होंने चेतन मन कहा। दूसरा मन था प्री कॉन्शियस मन, जिसको कि अर्ध चेतन मन उन्होंने कहा। उसमें सिगमंड फ्राइड ने कहा कि इसमें उस तरह की सूचनाएं हैं जिससे कि हम करेंटली यानी बिल्कुल अभी तुरंत अवेयर नहीं होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम हल्का सा ध्यान दें अपनी स्मृति में, तो इस मन में जो भी सूचनाएं होती हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड में आ जाती हैं। तो इसका मतलब जो अर्ध चेतन मन है उसमें उससे हम अवेयर तो नहीं है, करेंटली हम अवेयर नहीं है, लेकिन अगर हम मान लीजिए ध्यान दें अपनी इन सूचनाओं पे जो कि अर्ध चेतन मन है, तो हम उससे आसानी से जागरूक हो सकते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण मन का स्तर था वो था अनकॉन्शियस यानी अचेतन मन, जो कि फ्राइड के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण मन है। इसमें उन्होंने कहा कि इस मन में उस तरह की सूचनाएं होती हैं जो कि हम सामाजिक रूप से जिनको की स्वीकृति नहीं मिली होती है। इसमें वो सारी इच्छाएं हैं, वो सारी हमारी सेक्सुअल डिजायर्स हैं यानी लैंगिक इच्छाएं हैं, वो हमारे सारे मोटिवेशंस हैं, अभिप्रेरणा है, वो भाव है जिसको कि समाज स्वीकृति नहीं देता, जो कि अनएथिकल है, जिसको कि हम नहीं चाहते कि हमारे उसमें आए, और हम इससे किसी भी तरीके से जागरूक नहीं होते हैं ऐसी सूचनाओं से। तो इसको फ्राइड ने अचेतन मन कहा, यानी अचेतन मन में बहुत सारी सूचनाएं हैं, स्पेशली विशेष रूप से बहुत सारी सूचनाएं हैं जो किसी भी तरीके से समाज में जो है जिनको स्वीकृति नहीं मिली हुई है, जो कि अनएक्सेप्टेबल है।
इसमें कुछ तरीके की सेक्सुअल डिजायर्स हैं, लैंगिक इच्छाएं हैं जो कि समाज इनको स्वीकृति नहीं देता, और इसमें वो सारे हमारे बाल्यावस्था के दुखपूर्ण अनुभूतियां हैं, यानी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं, जिनको कि हम नहीं चाहते कि हमारे वो उसमें आए, यानी हम जागरूक रूप में उसको देख पाए। तो इसलिए हम ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसी सूचनाओं को हमने क्या एकदम बिल्कुल नीचे अपने सबसे डीपेस्ट लेवल में जाकर के दबा दिया है, जिससे कि हम किसी भी तरीके से अवगत नहीं है। तो ऐसे मन को फ्राइड ने अचेतन मन कहा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भाग था फ्राइड के अनुसार। अब उन्होंने बताया कि हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारी व्यक्तित्व है, वो किन किन चीजों से बनी हुई है। तो फ्राइड ने ये बताया कि जो हमारा व्यक्तित्व है वो 3 महत्वपूर्ण पक्षों से बना हुआ है, जिसमें पहला है इड, जिसको इड का ईगो यानी अहम, और सुपर ईगो यानी पराहम जो है, इसको हमने परिभाषित किया। और इसी 3 हमारे जो पक्ष है, इन्हीं से हमारी जो व्यक्तित्व है वो हमारा बना हुआ है, यानी ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं हमारे व्यक्तित्व को बनाने के लिए फ्राइड के अनुसार। तो सबसे पहले हम आते हैं कि इड क्या होता है। तो इड जो है वो उन्होंने बताया कि एक तरीके से हमारा एक जैविक तत्व है, एक इनेट टेंडेंसी है हमारी, और ये पूर्ण रूप से जो है पूरी तरीके से ये जो अनएथिकल होता है, यानी समाज इसकी जो है वो किसी भी तरीके से स्वीकृति नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि यहाँ पर ये जो है, जो इड है हमारा, हमेशा प्लेजर पे काम करता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, कि हमें किसी तरीके से जो है वो प्लेजर मिल जाए, हमें खुशी मिल जाए। इसको ये नहीं पता होता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, क्या चीज जो है हमारे समाज में एक्सेप्टेबल है, क्या चीज हमारे समाज में जो है वो स्वीकृति नहीं दी गई है। इसको इससे किसी भी तरीके से मतलब नहीं होता है। इसको सिर्फ ये मतलब होता है कि इसकी इच्छाएं जो है वो पूरी तरीके से पूर्ण हो जाए, और ये हमेशा जो है प्लेजर प्रिंसिपल पे हमेशा जो है ऐसे उस पर सिद्धांत पे काम करता है जो कि प्लेजर देता हो, बिना ये जाने कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। तो इसको हमने इड बोला। इड के बाद जो जैसे इड डेवलप हो, कहा जाता है कि जो बच्चों में इड जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है व्यक्तित्व का, क्योंकि बच्चों को भी ये नहीं पता होता है कि क्या चीज सही और क्या चीज गलत है। तो इड उस समय जो है उनके ऊपर प्रभुत्व जमा करके रखता है। उसके बाद जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ तो उसमें एक और व्यक्तित्व का जो है वो तत्व उसके अंदर विकसित होता है, जिसको कि ईगो यानी अहम कहा गया। और ईगो वो पक्ष है जो कि ये बताता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, क्योंकि ये हमेशा जो है रियलिटी पर प्रिंसिपल पर काम करता है कि क्या चीज हमारे लिए रियल है, किस सिचुएशन में क्या चीज रियलिटी है, उसके ऊपर काम करता है। इसका ये काम होता है कि इड की इच्छाओं को तभी पूर्ण करता है जब जब उसको कोई एक रियलिटी से, यानी कुछ उसमें लॉजिक हो, कोई उसमें ऐसा तर्कपूर्ण चीज हो, तभी उसकी इच्छाओं को पूरी करता है। वरना ये इड की कभी भी इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि इड की जितनी भी इच्छाएं हैं वो सब एक तरीके से अनैतिक है, जिनको भी समाज जो है वो स्वीकृति नहीं देता है। तो ईगो हमारे व्यक्तित्व का वो भाग है जो कि हमेशा एक रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, जो हमें ये बताता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। इसलिए जो हमारा जो अहम है, उसको हम लोग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ माइंड यानी केंद्रीय पालक भी मन का बोलते हैं, क्योंकि इसको पता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। उसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट जो डेवलप होता है, व्यक्तित्व का जो भाग विकसित होता है ईगो के बाद, वो है सुपर ईगो यानी पराहम। और सुपर ईगो वो है जो कि व्यक्ति को के अंदर जो जितनी भी नैतिक इच्छाएं हैं, जिसको कि जो मॉरल वैल्यूज होती हैं, वो हमें बताता है, जो कि हमें अपने अपने माता पिता से मिलती है, जो कि हमें समाज में मिलती है, कि क्या चीज नैतिक है। उससे अगर कोई चीज हमें मिलती है तो इसका मतलब हमारा जो पराहम है यानी सुपर ईगो है वो हमारे काम कर रहा है। यानी जो सुपर ईगो होता है वो मोरालिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। अब होता क्या है कि क्योंकि ईगो हमारा जो है अहम जो है वो क्योंकि रियलिटी प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है, तो ईगो हमेशा हमेशा जो है वो इड की इच्छाओं को तभी पूरी करता है जब उसके अंदर कोई तर्क होगा, नहीं तो वो नहीं करता है। और सुपर ईगो हमेशा ईगो को ये कहता रहता है कि तुम्हें किसी भी तरीके से इड की इच्छाओं को पूरा नहीं करना है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से अनैतिक है, और तुम्हें नैतिक होकर के काम करना है, तुम्हें रियलिटी में नहीं, तुम्हें नैतिक होकर के काम करना है। तो जब इस तरीके से दोनों लोग अहम के ऊपर अपना एक दबाव बना रहे होते हैं, तो अहम एक तरीके से क्या होता है कि वो तनाव की स्थिति में आ जाता है, वो द्वंद्व की स्थिति में आ जाता है कि वो क्या करे, अपने आप को किस तरीके से बचाए। तो जब वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है कि कुछ
रक्षा प्रक्रमों को यूज करना स्टार्ट कर देता है, उनका उपयोग करना स्टार्ट कर देता है और अपने आप को दोनों से यानी इड और सुपर ईगो से बचाने की कोशिश करता है। क्योंकि जो अहम है, इड है, वो उसको कह रहा है कि मेरी इच्छाओं को पूर्ण करो, और सुपर ईगो वो कह रहा है कि तुम्हें इड की इच्छाओं को पूर्ण नहीं करना है क्योंकि वो पूरी तरीके से अनैतिक है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को बचाने के लिए हम लोग करते क्या है कि हम लोग जो है कुछ रक्षा प्रक्रमों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि हम अपने आप को तनाव और अपने आप को जो एंजाइटी और स्ट्रेस से हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। ये कुछ एक तरीके की साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम लोग हमेशा कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली जो है वो यूज कर जाते हैं, ज्यादातर अनकॉन्शियसली अचेतन रूप से यूज कर जाते हैं, क्योंकि इनका जो मेन जो उद्देश्य है वो सिर्फ ये है कि हमें अपने मन को तनाव से क्या करना है, मुक्त करना है, हमें अपनी साइकी को तनाव से मुक्त करना है। अब ऐसे कौन कौन से रक्षा प्रक्रम है जो कि अहम जो है वो अपने आप को बचाने के लिए उपयोग करता है। तो सबसे पहले जो है फ्राइड ने बताया रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब होता है कि जब भी कोई हमारे दुखद पूर्ण कोई भी अनुभूति हमारे अंदर आती है या कोई भी इस तरीके की चीज हमारे मन में आती है जिसको कि हम नहीं चाहते कि वो हमारे मन में आए, तो उसको हम क्या कर देते हैं, रिप्रेस कर देते हैं, यानी दबा देते हैं हमारे अनकॉन्शियस यानी अचेतन मन में, कि हम किसी भी तरीके से उससे अवेयर ना हो पाए और अपने आप को बचा लेते हैं। रैशनलाइजेशन यानी अपनी जो है बातों को ऐसे तर्कपूर्ण रूप से हम समझाने की कोशिश करते हैं कि हम जो भी कह रहे हैं उसके अंदर एक तर्कता है, उसको हम तर्कपूर्ण रूप से जब समझाने की कोशिश करते हैं तो उसको हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं और अपने आप को तनाव से बचा लेते हैं। उसके बाद है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन में ये होता है कि हम कोई भी हमारी जो अगर मान लीजिए अनैतिक इच्छा हो रही है तो उसको हम जो है उसके अपोजिट इच्छा यानी उसके विपरीत इच्छा जो है वो बना करके अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है प्रोजेक्शन। जब हम अपनी इच्छाओं को अपने को दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं कि उसके ऊपर कि प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपित कर देते हैं, तो उसको सिगमंड फ्राइड ने प्रोजेक्शन कहा। इंटेलेक्चुअलाइजेशन की जब हम जो है वो इंटेलिजेंस यानी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपनी किसी भी बात को जो है वो पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज वो इंटेलेक्चुअलाइजेशन है। उसके बाद डिनाइल है कि हम माने ही ना कि हमारे साथ वो स्थिति घटित हुई है, तो उसको हम कहते हैं डिनाइल। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब हम अपनी इच्छाओं को, अपने एग्रेशन को, अपने गुस्से को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर डिस्प्लेस कर देते हैं, उसे विस्थापित कर देते हैं, तो उसको उन्होंने कहा डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से कुछ रक्षा प्रक्रम है जो कि फ्राइड ने दिए और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से ईगो यानी अहम जो है अपने आप को इन रक्षा प्रक्रमों से बचाने की कोशिश करता है, ताकि वो इड और ईगो सुपर ईगो दोनों में तालमेल बना करके रख सके। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म था जो कि फ्राइड ने बताने की कोशिश की। उसके बाद फ्राइड की ही थ्योरी का जो नेक्स्ट एस्पेक्ट था कि किस तरीके से हमारा व्यक्तित्व है उसका विकास होता है, तो उसके विकास के लिए उन्होंने कुछ 5 चरणों को इस्तेमाल किया कि 5 चरणों में हमारा जो व्यक्तित्व है उसका विकास होता है। क्योंकि फ्राइड की थ्योरी में जो है, फ्राइड के सिद्धांत में जो है वो सेक्सुअल मोटिव यानी जो लैंगिक अभिप्रेरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, और उनकी जो पूरे सिद्धांत में हमें वही देखने को मिलता है। तो उन्होंने उसी को से संबंधित जो है व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए कुछ 5 चरणों को बताया कि किस 5 चरणों में हमारा व्यक्तित्व जो है वो किस तरीके से विकसित होता है। तो सबसे पहले जो चरण है जिसको उन्होंने कहा, उसको उन्होंने कहा ओरल स्टेज, जो कि जन्म से लेकर के 18 महीने तक हमें ये स्टेज जो है वो देखने को मिलती है। अब इस स्टेज में क्या होता है, जो बच्चे का जो मुंह होता है उसको वहां से ही प्लेजर मिलता है, वहां से ही सुख की अनुभूति होती है। और इस ओरल स्टेज में जो बच्चा होता है वो पूरी तरीके से अपने मदर के ऊपर यानी अपनी माँ के ऊपर जो है वो डिपेंड होता है, क्योंकि वही उसकी क्या कर रही होती है, देखभाल कर रही होती है। बच्चे को जो है वो जो प्लेजर होता है वो कहाँ से होता है, जब वो कोई चीज सक करता है, चूसता है या स्वेलिंग करता है, निगलता है, तो वहां से उसको जो है वो एक तरीके से सुख की अनुभूति होती है। और अगर इस स्टेज पर यानी इस स्तर पर अगर बहुत ज्यादा उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर दी जाए या बहुत ही कम उसकी इच्छा की पूर्ति कर दी जाए, तो ऐसे स्टेज में क्या हो जाता है कि एक फिक्सेशन हो जाता है, यानी एक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, जो आगे चल करके हमें बच्चे में ओवर ईटिंग यानी बच्चा बहुत खाएगा या ड्रिंक करेगा या स्मोक करेगा, ये हमें देखने को मिलता है। तो अगर इस स्टेज पर यानी इस स्तर पर बहुत ज्यादा हमने बच्चे की इच्छा को पूर्ण कर दिया या उसकी इच्छा को हमने पूर्ण कम रखा, तो एक तरीके से
एक पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व का क्या हो जाता है, एक व्यक्तित्व डेवलप हो जाता है जो आगे चल करके उसके अंदर ओवर ईटिंग, उसके अंदर ड्रिंकिंग या उसके अंदर स्मोकिंग करने की जो प्रवृत्ति है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस तरीके से फ्राइड ने ऐसे लोगों को जो फिक्सेशन जहाँ पर हो जाता है उसको उन्होंने कहा ओरल इंजस्टिव या ओरल इनकॉर्पोरेटिव, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ है कि उसके अंदर एक फिक्सेशन हो गया है, एक चीज फिक्स हो गई है जाकर के, जम गई है, और इस तरीके से व्यक्तित्व का उसका क्या हो गया है, निर्माण हो गया। तो जो पहली स्टेज थी फ्राइड के अनुसार वो थी फ्रॉम जन्म से लेकर के 18 महीने तक, जिसमें कि जो प्लेजर आता है, जो सुख आता है, वो बच्चे के मुंह से आता है और मुंह से ही उसको सब कुछ जो है प्लेजर मिलता है, क्योंकि वो दूध की बोतल को चूसता है, निगलता है, इस तरह की चीजों को जब वो देखता है तो ये इसको सुख की अनुभूति देते हैं। अब बाद में आगे चल करके इसी स्टेज में बच्चे में जो है पहले तो सकिंग और स्वेलिंग यानी चूसना और निगलने से सुख की अनुभूति होती है, लेकिन आगे चल करके 18 महीने तक से थोड़ा पहले बच्चे जब वो चूई करता है यानी जो चबाता है और काटता है, उसमें भी उसको बहुत ही सुख की अनुभूति होती है। जैसे वो दूध की बोतल को काट देगा या माँ के अगर दूध पी रहा है तो उसको काट देगा, तो उस तरीके से उसको क्या होता है, एक तरीके से सुख की अनुभूति होती है। अगर मान लीजिए कि इस स्तर पर बच्चे के द्वंद को, जो मनोवैज्ञानिक द्वंद है, वो किसी भी तरीके से मान लीजिए उसको वो हटाया नहीं गया या उसको जो है वो खत्म नहीं किया गया, तो उसके अंदर जो है नाखून काटने की प्रवृत्ति, नेल बाइटिंग, और जो आगे चल करके यानी अडल्टहुड में बड़े प्रौढ़ अवस्था में उसके अंदर जो च्यू करने की यानी जो है चबाने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, वो विकसित हो जाती है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं आगे चल करके बहुत ही क्रिटिकल हो जाते हैं, यानी बहुत ही ज्यादा आलोचना करना लोगों की बहुत ज्यादा शुरू कर देते हैं, बहुत ही सार्कास्टिक हो जाते हैं नेचर में। और इस तरीके के लोगों को जो फ्राइड ने कहा कि दे आर वेरी ओरल एग्रेसिव, यानी बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव नेचर के हो जाते हैं अगर किसी भी तरीके के द्वंद को इस स्टेज पर जो है वो नहीं पूरा किया गया। उसके बाद जो दूसरी स्टेज है फ्राइड के अनुसार वो है एनल स्टेज, और एनल स्टेज में जो जो सुख की अनुभूति होती है वो गुदा यानी एनस से बच्चे को मिलती है, जो उसका जो एनस का पार्ट होता है। और इसमें जो है बच्चा जो है सबसे पहले जो है वो समाज की जितनी भी हमारी जो डिमांड्स हैं, जो हमारी मांगे हैं, उसको फेस करता है कि समाज में कौन कौन सी मांगे हैं जो कि हमसे हमसे जो है वो मतलब कि हमें उसके लिए उत्तरदायित्व माना जाता है कि हम इन मांगों को पूरा करेंगे। तो अगर मान लीजिए इस समय बच्चे को जो सुख की अनुभूति होती है क्योंकि उसके एनएस से होती है, तो वो जब भी यूरिन यानी पेशाब को जब कंट्रोल कर लेता है या नियंत्रित कर लेता है या बहुत देर से करता है या अपने जो है मल मूत्र को देर से त्याग करता है या उसको कंट्रोल कर लेता है, तो उसी से उसको क्या होती है, अनुभूति मिल रही होती है। तो इस तरीके की जो स्टेज पर जो बच्चे होते हैं उनको जो प्लेजर यानी सुख जो होता है वो उनके जो पेट में जो मूवमेंट है, ब्लैडर में मूवमेंट है, क्योंकि वो उसको रोके हुए हैं अपने पेशाब को या मल मूत्र को, तो उसी से उनको क्या मिलता है, प्लेजर मिलता है। फ्राइड ने ये बोला कि अगर मान लीजिए इस दौरान अगर जो हमारे जो केयर गिवर है यानी जो माँ बाप है या जो हमारे माता पिता हैं, वो अगर मान लीजिए बहुत डांट करके उनको जो है वो मलमूत्र त्याग करना सिखाते हैं या बहुत ही लिबरल हो जाते हैं, बहुत ही उनको जो है वो कुछ नहीं बोलते हैं, तो ऐसी स्टेज पर भी क्या हो जाता है, एक फिक्सेशन जो है वो उनके अंदर हो जाता है, जिससे कि बच्चा आगे चल करके बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि अपने काम को अच्छी तरीके से नहीं कर पाता है और बहुत ही लेकिन अपने आप को नियंत्रित रख पाता है। अगर मान लीजिए वो अपने मल मूत्र को नियंत्रित किया हुआ है तो आगे चलकर भी वो बहुत ही अपने सेल्फ कंट्रोल रखेगा। तो ऐसे को उन्होंने कहा कि दे आर एनल एक्सपल्सिव। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो अपने मलमूत्र को जो है वो नहीं त्याग रहा है, डिले करके रखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो है आगे चल के बच्चा जो है बहुत ही टाइडी होता है, बहुत ही ऑर्डरली होता है, बहुत ही मीन होता है, एग्रेसिव हो जाता है। तो ऐसे उनको उन्होंने कहा एनल रिटेंटिव। तो इस तरीके से जो एनल स्टेज है जो कि हमने देखा कि वो बच्चे में जो है एनल स्टेज का विकास 18 से 3 साल तक का होता है, जिसमें जो उनको सुख की अनुभूति होती है वो उनके एनएस से आती है। और जब उस अपने मलमूत्र को त्यागना और मलमूत्र को नियंत्रित करके रखना, इसमें भी उनको बहुत सुख की अनुभूति होती है। तो अगर वो मान लीजिए अपने मलमूत्र को जो है वो कंट्रोल करके रख रहा है, नियंत्रित करके रख रहा है, तो वो आगे चल के बहुत ही कहा गया है कि बहुत ही सेल्फ कंट्रोल होगा उसके अंदर और वो उसको एनल एक्सपल्सिव का यानी त्याग दे रहा है। और जब वो कंट्रोल करके रख रहा है उसको, तो उसको उन्होंने एनल रिटेंटिव कहा।
इसी तरीके से उसके बाद आगे बढ़ते तीसरी स्टेज का निर्माण होता है, जिसको कि फैलिक स्टेज कहा गया, जो 3 से लेकर के 5 साल तक चलती है। तो इसमें जो गुप्तांग होते हैं वो बहुत ही एक प्लेजर का काम करते हैं। इस बच्चे में वो हमेशा अपने गुप्तांग को कभी हमेशा छूने की कोशिश करता है। और जो फैलिक वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड फेलोस से निकला है, जिसका मतलब होता है पेनिस, जो लड़कों में होता है उससे कहा गया। जो लड़कों का गुप्तांग होता है उसका मतलब फैलिक स्टेज से है। और इसमें जो बच्चे हैं जानते हुए या ना जानते हुए भी अपने गुप्तांग को छूने की जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं। इस स्टेज में बच्चे को ये पता चलता है कि ये जो है स्त्री है और ये जो है पुरुष है, यानी मेल और फीमेल का जो डिफरेंस है वो इस स्टेज पर आकर के बच्चे को पता चल जाता है। और इस स्टेज पर फ्राइड ने एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिए कि इस स्टेज पर यानी इस स्तर पर जो मेल बच्चा होता है यानी जो लड़का होता है उसके अंदर एक ओडिपस कॉम्प्लेक्स की अनुभूति उसको प्राप्त होती है। अब ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ओडिपस कॉम्प्लेक्स में जो बच्चा है, जो लड़का है, वो अपनी माँ के प्रति जो है एक लैंगिक भाव को डेवलप कर लेता है, विकसित कर लेता है, एक सेक्सुअल फीलिंग को विकसित कर लेता है और अपने फादर को वो अपना दुश्मन समझता है। और उसको ये लगता है कि अगर फादर को ये पता चल जाएगा, उसके पिता को ये पता चल जाएगा कि वो अपनी माँ के प्रति इस तरीके का भाव रखा हुआ है, तो उसके पिता जो है उसको क्या करेंगे, उसको पनिश करेंगे यानी इसको दंड देंगे। तो इसको फ्राइड ने ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा। आगे जाकर के फ्राइड के इसी कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा आलोचना मिली कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जो लड़कियां होती हैं उनमें भी एक तरीके का जो है वो कॉम्प्लेक्स जो है वो पैदा हो जाता है, जिसको उन्होंने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा। और इस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में जो लड़कियां होती हैं वो अपने पिता के प्रति जो है वो एक लैंगिक भाव उत्पन्न कर लेती है और अपनी माँ को अपना दुश्मन मानती है। और उनको ये लगता है कि अगर माँ को इस बारे में पता चल जाएगा कि वो अपने पिता के लिए इस तरीके की इच्छा रखी हुई है, तो वो पिता जो है हमको क्या करेंगे, दंड देंगे। तो इस तरीके से इस स्टेज पर पहले तो ये पता चला जो इरानस जोन है यानी जहाँ से हमें बच्चे को सुख की अनुभूति होती है वो उसका गुप्तांग होता है। वो उसको हमेशा छूने की कोशिश करता है, कभी जानते हुए कभी ना जानते हुए। इस स्टेज पे बच्चे को ये पता चलता है कि मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग होते हैं, लड़कियों लड़कियों में अंतर होता है। और इस स्टेज पर फ्राइड ने बोला कि 2 तरीके के जो है वो कॉम्प्लेक्स जो है वो अंतर्ग्रंथि डेवलप हो जाती है, जिसमें से एक है ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो कि लड़के के लिए है और दूसरा है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो कि लड़की के लिए है, कि वो अपनी माँ के पिता के प्रति जो है वो एक तरीके से लैंगिक इच्छा जो है वो क्या कर लेती है, विकसित कर लेती है। फ्राइड ने ये बोला कि अगर इस तरीके का जो द्वंद है अगर अच्छी तरीके से इस स्टेज पर उसकी पूर्ति कर दी गई है, उसको खत्म कर दिया गया है, तो आगे चल करके जो बच्चा है वो बहुत ही परिपक्व होता है और अपनी एक सेक्सुअल आइडेंटिटी को बना करके रखता है। लेकिन अगर मान लीजिए इस तरीके का द्वंद जो है वो नहीं पूरा हुआ, आगे खत्म किया गया इस स्टेज पर, तो बच्चे में जो है वो गलत तरीके का विकास आगे चलकर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से फ्राइड ने कहा कि जब ये स्टेज खत्म होती है तो जो व्यक्ति होता है वो पूरी तरीके से एक व्यक्तित्व में अब फॉर्म हो चुका होता है, उसकी पूरी व्यक्तित्व जो है वो बन चुका होता है। तो ये था फ्राइड का फैलिक स्टेज। उसके बाद जो चौथी स्टेज थी फ्राइड के अकॉर्डिंग वो थी लेटेंसी स्टेज, जो कि 6 से 12 साल तक हमें देखने को मिलती है। इसमें जो है बच्चा जो है वो उसकी जो सेक्सुअल एनर्जी होती है, जो लैंगिक ऊर्जा होती है, वो दूसरी जगह विस्थापित हो जाती है। जैसे बच्चा जो है एजुकेशन में पढ़ने लिखने की स्थिति में चला जाता है, खेलकूद करने लगता है, कई तरह की सामाजिक क्रियाएं करता है। और इस तरीके से इस स्टेज पर बच्चे को जो उसका अपोजिट सेक्स होता है यानी अगर लड़का है तो लड़की में उसको जो है या तो बहुत कम इंटरेस्ट आएगा या तो बिल्कुल भी उसको रुचि उसके अंदर नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पर जो लेटेंसी स्टेज है जो कि 6 से 12 साल की है, क्योंकि बच्चा पढ़ने लिखने चला गया है, वो कई सारी खेलकूद की क्रियाओं में जो है वो प्रतिभागी बन रहा है, तो इस तरह की जो सेक्सुअल एनर्जी वो यहाँ पर आकर के विस्थापित हो जाती है। उसके बाद जो लास्ट स्टेज है फ्राइड के अनुसार वो है जेनाइटल स्टेज, जो कि 13 साल से लेकर के और आगे तक चलती है, अडल्टहुड तक चलती है। इस स्टेज पर इस स्तर पर आकर के जो सेक्सुअल एनर्जी होती है यानी जो लैंगिक ऊर्जा होती है वो फिर से जो है वो बच्चे में आकर के देखने को मिल जाती है। और अगर मान लीजिए जो जितनी भी स्टेजेस, जो 4 स्टेजेस हमने पढ़ी, अगर उसमें वो अगर सक्सेसफुली कंप्लीट करता है बच्चा, अगर पूरी तरीके से उसको जो है पूर्ण कर लेता है इन स्टेजेस को, तो वो आगे चल करके एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप लोगों के साथ
विकसित करता है अपने अपोजिट सेक्स के साथ, अगर लड़का है तो लड़की के साथ आगे चल करके बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करता है। अगर मान लीजिए अनरिजॉल्व रह जाती है, स्टेजेस में आकर के नहीं हो पाती है किसी तरह की स्टेजेस की पूर्ति, तो इसमें से जो बच्चा जो है उसको बहुत ही दिक्कत महसूस होती है कि वो आगे चल के अच्छा रिलेशनशिप जो है अपने अपोजिट सेक्स के साथ यानी विपरीत लिंग के साथ जो है वो बना सकेगा। तो ये जो लेटेंसी स्टेज थी जो कि हमें देखने को मिली, और इस तरीके से फ्राइड ने अपने व्यक्तित्व को जो है सिद्धांत को 3 भागों में विभाजित कर दिया। पहले उन्होंने मन के 3 स्तरों को बताया, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। उसके बाद उन्होंने बताया कि हमारा व्यक्तित्व जो है वो किन किन चीजों से बना हुआ है, वो है इड, उसके बाद अहम और उसके बाद पराहन, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ईगो किस तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है इड और सुपर ईगो से, जिसके लिए उन्होंने कुछ रक्षा प्रक्रमों को बताने की कोशिश की, जो कि हम लोग हमेशा अचेतन रूप से इन रक्षा प्रक्रमों को जो है का उपयोग करते हैं। और उसके बाद उन्होंने बताया कि व्यक्तित्व का निर्माण किन किन स्तरों पर होता है, जिसमें उन्होंने 5 स्तरों को बताया है, जिसमें पहला स्तर है ओरल स्टेज, दूसरा स्तर है हमारा एनल स्टेज, तीसरा स्तर है हमारा फैलिक स्टेज, चौथा स्तर है हमारा लेटेंसी और पांचवा स्तर है हमारा जेनेटिक स्टेज। और फ्राइड की थ्योरी का एक केंद्रीय जो सूत्र था वो ये था कि जो अचेतन मन है वो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भाग हमारे इसमें रोल प्ले करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दूसरा उन्होंने बताया कि जितने भी जैविक कारक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है व्यक्तित्व को समझाने के लिए। और तीसरा उन्होंने बताया कि जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं, जो सेक्सुअल इच्छाएं होती हैं, लैंगिक इच्छाएं होती हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और जितने भी हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं यानी हमारे जो पूर्व अनुभूतियां हैं वो हमारे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो फ्राइड की जो थ्योरी थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी मानी गई, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जिसको कहा गया। और फ्राइड की ही थ्योरी के बाद जो है कुछ लोग जो फ्राइड को ही फॉलो करते थे, फ्राइड को ही के ही जो है फॉलोअर्स थे, उन्होंने भी क्या किया कि एक अपनी थ्योरी बनाई जो न्यू फ्राइडियन से जिनका नाम लोकप्रिय हुआ। इन लोगों ने फ्राइड को बहुत हद तक जो है अपने सिद्धांत में, इनके सिद्धांत के जितने भी थे वो फ्राइड को ही मानते थे, लेकिन कुछ पक्षों पर उन्होंने जो है वो अलग एक अपना दृष्टिकोण दिया। वैसे तो वो फ्राइड के दृष्टिकोण को ही सबसे ज्यादा मान के चले, लेकिन कुछ मामलों में उन्होंने अपने दृष्टिकोण को एक नया दृष्टिकोण बताया, जिनका जो न्यू फ्राइडियन से जो है वो आगे चल करके प्रचलित हुए। और इन न्यू फ्राइडियंस में से हम जो है कुछ न्यू फ्राइडियन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि एल्फ्रेड एडलर बहुत ही उनके महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसके बाद हम यूंग की जो है थ्योरी पढ़ेंगे। एल्फ्रेड एडलर की थ्योरी को इंडिविजुअल साइकोलॉजी, व्यक्तिगत मनोविज्ञान कहा गया, जो कि न्यू फ्राइडियंस में हुआ। और उसके बाद यूंग, कार्ल यूंग जो है उनकी थ्योरी को हम पढ़ेंगे, जो कि फ्राइड के ही जो है वो एक दोस्त थे, उन्होंने फ्राइड को ही मानते हुए लेकिन अपने एक नए सिद्धांत को जो है उनसे थोड़ा सा अलग हट करके एक नए सिद्धांत का निर्माण किया, जिसको कि कार्ल यूंग की थ्योरी, जिसको कि एनालिटिकल थ्योरी भी बोलते हैं, कार्ल यूंग की थ्योरी को हम लोग। उसके बाद जो है न्यू फ्राइडियन का जो मेन केंद्रीय यही था कि हम जो है अनकॉन्शियस और चेतन मन है वो महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इन लोगों ने जैविक कारकों को है उन्होंने अपने अलग अंदाज में परिभाषित किया, और जो आगे चल करके बहुत ही लोकप्रिय। धन्यवाद।